जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो इतना खुशहाल और आत्मनिर्भर हो कि बुरे वक्त में भी सिर्फ अपने ही लोगों का नहीं बल्कि बाहर से आने वालों का भी पेट भर सके। कमाल की बात है ना। ये विचार महान विचारक कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है। उनका ये विजन वाकई बहुत खूबसूरत और मजबूत था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि प्राचीन भारत के समाज ने इस दार्शनिक सोच को जमीन पर कैसे उतारा। वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे विशाल साम्राज्यों की नींव रखी जो इस कसौटी पर खरे उतर सकें। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं जिसने असल में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जब वो शानदार शहर सिर्फ खंडहर बन गए थे, वहां से सदियों बाद गंगा की घाटी में एक बार फिर विशाल साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, आज हम यही समझेंगे। ये कहानी है द्वितीय नगरीकरण की, यानी खंडहरों से निकलकर महान गणराज्यों तक पहुंचने की एक बेहद दिलचस्प कहानी। तो आज हम जिन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं: पहला, द्वितीय नगरीकरण; दूसरा, महाजनपदों का उदय; तीसरा, राजा और प्रारंभिक लोकतंत्र; चौथा, प्राचीन तकनीक और व्यापार बूम; और आखिर में बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द्वितीय नगरीकरण। अब देखिए, एक खत्म हो चुकी सभ्यता से वापस एक धड़कते हुए शहरी जीवन की ओर लौटना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हुआ ये था कि प्रथम नगरीकरण मतलब हमारी वो शानदार सिंधु या हड़प्पा सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के आसपास पूरी तरह बिखर गई थी। वो भव्य नगर, वो पक्की ईंटें, व्यस्त बाजार, सब कुछ लुप्त हो गया और समाज वापस ग्रामीण जीवन की तरफ लौट गया। लेकिन करीब 1000 साल के लंबे सन्नाटे के बाद पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में गंगा के उपजाऊ मैदानों में अचानक फिर से शहरों का पुनर्जन्म होता है। इसी जबरदस्त वापसी को इतिहासकार द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। ये सच में भारतीय सभ्यता का एक एकदम नया और जीवंत सवेरा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, महाजनपदों का उदय। तो अब ये समझना जरूरी है कि गंगा के मैदानों में बसने वाले वो छोटे छोटे कबीले आखिर विशाल राज्यों में कैसे बदल गए। संस्कृत में जनपद का बड़ा सीधा सा मतलब है वो जगह जहां लोगों या जन ने अपने कदम रखे, यानी जहां वो बस गए। खैर, जैसे जैसे इन लोगों ने खेती और उत्पादन बढ़ाया, नए व्यापारिक रास्तों का जाल बिछने लगा। ये रास्ते इन अलग अलग जनपदों को आपस में जोड़ने लगे। ये बड़ा ही स्वाभाविक सा बदलाव था। और देखते ही देखते 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे जनपद आपस में जुड़कर या युद्धों के जरिए विलय होकर 16 विशाल महाजनपदों या कहें तो मेगा स्टेट्स में तब्दील हो गए। अगर इन 16 महाजनपदों के फैलाव को देखें तो ये उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में अंग तक फैले हुए थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इनमें से ज्यादातर महाजनपद गंगा की घाटी में ही क्यों बसे थे? इसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी से बड़े पैमाने पर खेती मुमकिन हो पाई और आसपास की पहाड़ियों में मौजूद लोहे ने इन्हें ताकत दी। मगध, कोशल, वत्स, ये सब उस दौर के असली पावर हाउस थे। और ये कोई मिथ या किस्से कहानियां नहीं हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी के इन विशाल अवशेषों को ही ले लीजिए। आज से लगभग 2500 साल पहले ये असली, विशाल और किलेबंद शहर हुआ करते थे। इन शहरों के चारों तरफ ऊंची दीवारें और पानी से भरी गहरी खाइयां बनाई जाती थीं और इनके गेट जानबूझकर बेहद संकरे रखे जाते थे। क्यों? ताकि राजा वहां से गुजरने वाले हर व्यापारी और इंसान पर पूरी तरह से नजर रख सके और अपना नियंत्रण बनाए रखे। यहीं से हम जुड़ते हैं अपने तीसरे हिस्से से, राजा और प्रारंभिक लोकतंत्र। अब इतने विशाल शहरों को चलाने का तरीका भी तो अलग होगा ना। यहां हमें एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ मगध और कोसल जैसे राजतंत्र थे। यहां राजा के पास असीमित ताकत होती थी, भारी टैक्स वसूला जाता था और सबसे बड़ी बात, राजा का पद वंशानुगत था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो उस समय के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी था। वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य उभर रहे थे। वहां कोई एक निरंकुश राजा नहीं था, इसके बजाय वहां सभा या समिति हुआ करती थी। लोग सच में एक साथ बैठते थे, चर्चा करते थे और बाकायदा वोटिंग करके अपने फैसले लेते थे। यहां तक कि अपना शासक भी खुद ही चुनते थे। है ना कमाल की बात?
तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि वज्जी और मल्ल महाजनपदों की ये सभाएं दुनिया के सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक संस्थानों में से एक थीं। अक्सर जब लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे ग्रीस या रोम की तरफ चला जाता है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राचीन भारत के ये गणराज्य दुनिया की कई मशहूर लोकतांत्रिक परंपराओं से बहुत पहले ही असहमति, चर्चा और मतदान के जरिए राजकाज चला रहे थे। ये वाकई नागरिक इतिहास का एक बेहद गर्व करने वाला हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, प्राचीन तकनीक और व्यापार बूम। अब सवाल ये है कि इन महाजनपदों के इतने बड़े विस्तार और राजनीतिक प्रयोगों के पीछे असली ताकत किसकी थी? वो ताकत थी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल बूम की। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से मिले एक बहुत ही पुराने पैनल में उस दौर के कारीगरों को आग जलाते और लोहे को पीटकर आकार देते हुए साफ देखा जा सकता है। ये चित्र उस समय के शारीरिक श्रम और धातु कर्म के इनोवेशन को बिल्कुल जिंदा कर देता है। सच कहूं तो लौह युग ने मानव इतिहास की दिशा ही पलट कर रख दी थी। इस लोहे की खोज ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। सबसे पहले तो मजबूत कुल्हाड़ियां और हल बने, इनसे घने जंगलों को तेजी से काटा गया और खेती का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जिससे अनाज के बड़े बड़े भंडार भरने लगे। लेकिन लोहे ने सिर्फ खेती की शक्ल नहीं बदली, इसने तलवार, भाले और ढाल जैसे हथियार दिए जो पुराने कांसे के हथियारों से कहीं ज्यादा धारदार, हल्के और घातक थे। और इन्हीं हथियारों ने महाजनपदों के बीच युद्धों को तेज किया और साम्राज्यों के तेजी से फैलने की जमीन तैयार की। अब जाहिर सी बात है, जब खेती से अनाज का इतना बड़ा सरप्लस आएगा तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, और व्यापार के इसी बूम ने एक और बड़े आर्थिक इनोवेशन को जन्म दिया, और वो थे आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स। जब व्यापार दूर दूर तक फैलने लगा तो सिर्फ सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम से काम नहीं चलने वाला था। मुद्रा की सख्त जरूरत महसूस हुई। ये भारत के सबसे शुरुआती सिक्के थे जो नरम चांदी या तांबे पर ठप्पा लगाकर यानी आहत करके बनाए जाते थे। इन सिक्कों के आने से दूर दराज के राज्यों के बीच लेन देन बेहद आसान और स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, बदलती सामाजिक व्यवस्था। अब तक हमने देखा कि अर्थव्यवस्था बदल रही थी, तकनीक नई नई आ रही थी, लेकिन समाज के अंदर जो इंसानी रिश्ते थे उनका क्या? यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब एक समाज इतना बड़ा, जटिल और विकसित होने लगता है तो वो स्वाभाविक रूप से खुद को अलग अलग समूहों और गुटों में क्यों बांटने लगता है? आखिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ती है? इस लॉजिक को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, इतने बड़े बड़े शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड काम की जरूरत थी। किसी को लोहे का काम बहुत अच्छे से आता था, कोई व्यापार में माहिर था, कोई खेती में तो कोई प्रशासन में। धीरे धीरे अपने अपने पेशे पर आधारित ये समूह ही जातियों में बदल गए। जो खास हुनर था वो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को मिलने लगा। जो चीज शुरुआत में सिर्फ काम का एक बंटवारा थी, वक्त के साथ वो सख्त और रूढ़िवादी होती चली गई। और इसका नतीजा, समाज में धन, सत्ता और रुतबे की गहरी असमानताएं पैदा होने लगी। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि समानता या बराबरी महज एक कल्पना या किताबी आदर्श बनकर रह गई। यादें, शुरुआत में हमने कौटिल्य के जिस आदर्श और सबको साथ लेकर चलने वाले राज्य का विजन देखा था, असलियत में इस द्वितीय नगरीकरण की वजह से समाज के कुछ खास समूहों के पास तो अपार धन और शक्ति इकट्ठी हो गई, लेकिन बाकी के लोग काफी पीछे छूट गए। ये वो सामाजिक खाइयां थीं जो हमेशा हमेशा के लिए समाज की नींव में गहराई तक समा गईं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। 2500 साल पहले लोहे का वो जबरदस्त इस्तेमाल, शुरुआती लोकतंत्र के वो बीज और पेशे के आधार पर हुए वो सामाजिक विभाजन, क्या ये द्वितीय नगरीकरण आज भी किसी न किसी रूप में चुपचाप हमारे आधुनिक समाज को आकार नहीं दे रहा है? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण से आपको अतीत को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सीखते रहिए,